नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत। आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं साइंस का। इसमें हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के अति महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को, और वह क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो सारे के सारे लिखवाते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको यहाँ से यदि पढ़े हुए रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, यदि थ्योरी में पढ़े हैं और थ्योरी भी बेहतर से जानते हैं तो आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक। देखिए, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन वाइट बोर्ड ही है, लेकिन वह स्मार्ट बोर्ड से बेहतर पढ़ाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक एक बार बन के देखिए। नहीं है विश्वास तो एक क्वेश्चन आप केवल देख करके जाइएगा। एक हमें उम्मीद है कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा, लेकिन इससे बनने वाले पॉइंट सारे पॉइंट हम बताएंगे चारों ऑप्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसमें भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि ओम होता है, आप लोग ये सब जानते होंगे ओम होता है। लेकिन देखते हैं, ये जो प्रतिरोध है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। और इसमें देखेंगे प्रतिरोध ओम के नियम से आता है V बराबर आई आर, जहाँ V क्या है? विभव। क्या होता है? विभव। I जो होता है धारा, विद्युत धारा होता है, और R क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है। क्या होता है बाबू? प्रतिरोध। अब यहाँ से देखेंगे तो R बराबर, यदि R यहाँ पे छोड़ दें तो R बराबर V बटा I होता है। अपन पढ़े होंगे ओम के नियम में। यहाँ से अगर इसका देखेंगे विभव, क्या है ये? विभव के सही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और इसका सही मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका सही मात्रक होता है? तो याद रखिएगा, इसी को मर्ज करके इसको बोल जाता है ओम। क्या बोलते हैं हम लोग? ओम बोलते हैं। इसका संकेत होता है इस तरह, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि ओम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ लिख ले रहेगा वोल्ट प्रति एम्पियर। आई या ए लिख ले रहेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर रहेगा। तो याद रखिएगा प्रतिरोध ही होगा। अब यहाँ से देखेंगे एक और, आप लोग यहाँ से एक समझते होंगे, जो भी प्रतिरोध रहता है आर समानुपाती रहता है। किकरा पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है? व्युत्क्रम अनुपाती होता है। आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ से देखेंगे चालक की लंबाई, जैसे ए कोई चालक हो गया, और ए वाला जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो गया, ये चालक की लंबाई हो गया एल। चालक की लंबाई एल, यह जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ से बताता है जितने ज़्यादा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल रहेगा उतने कम क्या रहेगा? प्रतिरोध। मतलब धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। जैसे कि जितने कम दरवाज़ा जितने बड़ा रहता है उतने ज़्यादा जनसंख्या में आदमी घुस सकता है, और जितने छोटा रहेगा उसमें उतने ही कठिनाई होगा घुसने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। और यहाँ से समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो यहाँ से निकल जाता है R, और यहाँ ए समानुपाती एल बटा ए, और ए जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे आ जाता है रो। क्या आता है? रो, जिसको इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब यहाँ से देखेंगे तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब यहाँ से देखेंगे प्रतिरोध के सही मतलब क्या होता है? तो ओम होता है, और यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हुआ। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के सही मतलब क्या होता है? मीटर एक स्क्वायर। क्या होता है? मीटर एक स्क्वायर। और लंबाई के सही मतलब मीटर। तो एम से एम कट गया, इसीलिए ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि प्रतिरोधकता के सही मतलब क्या होता है? तो ओम मीटर। याद रखिएगा, हिंदी में इस तरह लिखा रहेगा ओम मीटर, और नहीं तो संकेत में इस तरह रहेगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रतिरोध के सही मतलब क्या होता है? ओम। और ओम नहीं दे करके क्या दे देगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा के सही मतलब होता है। विद्युत धारा के सही मतलब के विद्युत धारा को कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसीलिए Q बराबर होता है Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। तो I क्या है? विद्युत धारा। तो I बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा Q बटा T होता है। तो यहाँ से है कि आवेश प्रवाह की दर मतलब समय,
तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ से इसका SI मात्रक देखेंगे, विद्युत धारा के SI मात्रक, तो इसका आवेश के क्या होता है, कूलम्ब, क्या होता है, कूलम्ब, इसका होता है सेकंड, समय के सेकंड, तो कूलम्ब प्रति सेकंड। इसी को पूरा ग्रुप को बोला जाता है, इस पूरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो याद रखें विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा एक कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। याद रखिएगा, यह भी पूछ लेता है कि विद्युत धारा कैसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। इसको देखेंगे, विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है, तो एमीटर से, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे उसका डायरेक्शन, यानी दिशा ज्ञात करते हैं। उसका डायरेक्शन मतलब किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो वह जो है उसको मापते हैं गैल्वेनोमीटर से, मीटर से। याद रखिएगा, विद्युत धारा कैसा राशि, अदिश राशि, उसकी डायरेक्शन पता करते हैं किसे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। और एक चीज़ और है कि इसकी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की बात की जाती है, इसका डायरेक्शन होता है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। मतलब यह कहाँ से माना जाता है, बैटरी जो लगा हुआ रहता है उसमें प्लस माइनस है, तो वहाँ से प्रवाहित होता है धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होता है। तो हमें उम्मीद है कि यह सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ओम के बता दिए, वोल्ट होता है किसका, विभव का मात्रक होता है। जूल याद रखिएगा, जूल कार्य ऊर्जा का SI मात्रक, कार्य ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो उम्मीद होगा कि यह क्वेश्चन से समझ सकते हैं कितना पॉइंट हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किसे की जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं, ये 4 ऑप्शन में से आप सब बताइएगा। कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम इसके पहले बता चुके हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, यानी प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण इन चारों में से यूज काम में लिया जाता है। तो इसमें देखें गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। अवतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है, क्या रहता है, धंसा हुआ। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। याद रखिएगा, इसका उभरा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, अवतल दर्पण परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो इसमें पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग समझिएगा आप लोग। अवतल दर्पण के उपयोग होता है कि रोगियों के, याद रखिएगा आप लोग, सारा उपयोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान गला, नाक कान गला के जांच में, ठीक है, रोगियों के नाक कान गला के जांच में किया जाता है। फिर अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग हमने लिखा दिए हैं रोगियों के नाक कान गला इत्यादि की जांच में, दाढ़ी या हजामत बनाने में। तो यहाँ पे हमने विभिन्न उपयोग लिखवा दिए हैं रोगियों के नाक कान गला इत्यादि की जांच में, हजामत या दाढ़ी बनाने में। सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सर्च लाइट टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के जैसे ऊपर में 4 व्हीलर ये सब में लगा रहता है ऊपर में देखने के लिए, वो भी क्या है रहता है अवतल दर्पण ही, प्रवर्तक टेलीस्कोप में, ठीक है। अब हमने देख लेते हैं एक और इसका उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग आप सब याद रखिएगा, वाहनों के पक्ष दृश्य देखने के, यानी वाहनों में जो साइड मिरर में लगा रहता है पीछे के दृश्य देखने में उसका किया जाता है। तो वाहनों में पक्ष दृश्य देखने में इसी को लिखा जाता है साइड मिरर। क्या लिख दिया जाता है, साइड मिरर में। और इसका उपयोग जो है वाहनों के पक्ष दृश्य देखने में, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। और ज़्यादा याद रखना है तो ATM में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, ATM में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह 3 को आप लोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण के लिए यह याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मेरे चैनल पर आए हैं और नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस सभी का प्रतिबिंब के बारे में, जब इसका प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसका प्रतिबिंब, संपूर्ण प्रतिबिंब बता दिया जाएगा, किस तरह बनता है नहीं बनता है। और इसके समतल दर्पण क्या
पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी इसका बता दिया है इसके पिछले वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो। यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ए मीटर आप लोग देखे होंगे, जब थ्योरी आप लोग क्लास में कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पे ए मीटर का संकेत इस तरह था, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। इसमें धन और ऋण दोनों होता है। वोल्ट मीटर भी ए मीटर की तरह ही रहता है, इसमें भी धन और ऋण का चिन्ह होता है, किस तरफ प्लस होता है किस तरफ माइनस होता है, तार को जोड़ने के लिए। कुंडली जो है, कुंडली इस तरह बनता है कुंडली, इसमें जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह, जैसे परिनालिका आप लोग पढ़े होंगे तो परिनालिका कुंडली में ही, कुंडली की तरह खोखला रहता है, उसमें लपेट करके बनाया जाता है परिनालिका। उसको वो सब आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में। विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल यानी बैटरी। तो बैटरी जो भी रहता है, जैसे बैटरी ए वाला है इस तरफ, तो ए वाला प्लस ए वाला माइनस होता है। बैटरी आप लोग देखे होंगे तो उसमें प्लस माइनस का भी चिन्ह रहता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुंडली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में किस लेंस या दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग समझिएगा दर्पण का उपयोग नहीं होता है। तो यह जो है ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों तो ऐसे ही गलती हो गया। बात रहा ये दोनों अवतल लेंस और उत्तल लेंस का, तो इसमें उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। याद रखिएगा, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और इसमें जो है ये कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यह जो है छोटी वस्तु को, जैसे बैक्टीरिया या सब जो है, जो भी छोटी वस्तु उसको बड़ा करके दिखाने का काम करता है। तो इसमें जो है इसमें प्रतिबिंब बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसमें प्रतिबिंब बनता है बड़ा और सीधा। कैसा बनता है? सीधा। और आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वैसे भी सरल सूक्ष्मदर्शी बनाए हम लोग छोटी वस्तु के बड़ा देखने के लिए, छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी, बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नीला थोथा। याद रखिएगा नीला थोथा, यह कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। नीला थोथा यानी नीला थोथा को तूतिया भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये चारों ऑप्शन में रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट इसके आसपास वाला याद रखिएगा फार्मूला, ठीक है। एक बोलता है नीला थोथा के लिए होता है, थोथा के लिए CuSO4 × 5H2, CuSO4 × 5H2 होता है नीला थोथा के लिए। एक होता है नीला कशिश, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीला कशिश बोला जाता है। एक होता है हरा कशिश, क्या होता है? हरा कशिश या थोथा, हरा थोथा कशिश। इसका फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2। क्या होता है? हरा कशिश के याद रखिएगा आप लोग FeSO4 × 7H2। एक होता है सफ़ेद, क्या होता है? सफ़ेद कशिश का याद रखिएगा, इसमें Fe की जगह पर क्या आता है? ZnSO4 × याद रखिएगा ZnSO4 × 7H2O। यह 3 याद रखिएगा, यह 3 से एक फिक्स रहता है। नीला थोथा के होता है CuSO4 × 5H2O और हरा में होता है FeSO4 × 7H2O। और सेम हरे वाला रहता है, जैसे यहाँ F की जगह पर Zn आ जाता है, तो सफ़ेद कशिश का होता है ZnSO4 × 7H2O होता है। तो हमें उम्मीद है कि यह सभी आप लोग को याद होगा। नहीं भी याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, अभी कुछ दिन बचा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। तो यह इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें है CuSO4 × 5H2O। और यहाँ पे कुछ और याद रखिएगा, जल गैस का। किसका? जल गैस का फार्मूला आप लोग, जल गैस याद रखिएगा। जल गैस कभी पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के योग को क्या कहा जाता है? जल गैस कहा जाता है। शुष्क बर्फ, ये पूछ चुका है। शुष्क बर्फ के होता है CO2 को बोल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोल जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग का कैसा यह रहा
वीडियो कमेंट में बताइएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह हम वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। और जो भी डाउट है कमेंट में पूछिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।